नारणी क्लास जीन में आप सबका स्वागत है। आधुनिक भारत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित। इसका पार्ट 3 चला हुआ है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज लॉर्ड होल्डिंग से संबंधित। लॉर्ड होल्डिंग से संबंधित हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका कार्यकाल था 1844 से 1848। यानी लॉर्ड होल्डिंग जो आप कह सकते हैं ये क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल। इनका समय क्या था? 1844 से 1848। इसके अंदर सबसे पहली मुख्य घटना क्या हुई थी? वो थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच हुआ था। यानी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ वो 1845 से 1846 के बीच हुआ। इसमें देखिए क्या क्या था, ये देख सकते हैं आप। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसका कुछ दृश्य देख सकते हैं। इस 1845 से 46 के बीच जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ उसके दौरान 5 लड़ाइयां लड़ी गई थी। कितनी लड़ाइयां लड़ी गई? 5 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें आप बोल सकते हैं भुदकी, बोंदवाल, उसके बाद आलीवाल, रुबराहो और फिरोज शाह। ये 5 लड़ाइयां फिरोज शाह, ये 5 लड़ाइयां इसके अंतर्गत लड़ी गई थी, जिसमें सबसे प्रमुख जो लड़ाई थी उसका नाम था रुबराहो की लड़ाई। इस रुबराहो की लड़ाई में जो सिख जो थे वो अंग्रेजों से बुरी तरह से हार गए थे। यानी अंग्रेजों ने सिखों को बुरी तरह से हरा दिया था, और हराने के बाद यहाँ पर मुख्य रूप से आप बोल सकते हैं 1546 ईस्वी में, 1546 ईस्वी में अगर हम बात करें, 1846 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में यहाँ पर लगभग 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि हुई, और इस संधि के तहत क्या हुआ? अंग्रेजों को पंजाब छोड़कर जाना था। अंग्रेजों को पंजाब छोड़कर जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी आप बोल सकते हैं 9 मार्च 1846 को लॉर्ड होल्डिंग के समय में कौन सी संधि हुई? लाहौर की संधि हुई, और इसके तहत अंग्रेजों को क्या करना था? पंजाब को छोड़ के जाना था। लेकिन इसी दौरान फिर 22 दिसंबर 1846 को ही एक भैरोवाल की संधि हुई, और इस भैरोवाल की संधि में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो उस समय सामान जो थे या छोटी छोटी जो देसी रियासतें जो थी उनका लाभ आप कह सकते हैं, उनको प्रलोभन दे करके या उनके बारे में बताया कि इनके ऊपर संरक्षण कौन करेगा। और उस समय राजा दिलीप भी बहुत छोटे थे, और इस बात को राजा दिलीप के सामने रख करके ये बात कही गई कि जितने भी छोटी छोटी देसी रियासतें हैं इनका संरक्षण कौन करेगा, इसलिए हम यहाँ पर पंजाब को छोड़ के नहीं जा सकते। तो ऐसा किस संधि के दौरान हुआ? भैरोवाल की संधि के दौरान। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि लॉर्ड होल्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 2 संधियां हुई, जिसको आप बोल सकते हैं 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि, और 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि हुई। और इसी दौरान 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे करके शेखपुरा भेज दिया गया। तो आप बोल सकते हैं ये सारी की सारी बातें किससे संबंधित हैं? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसी प्रथम
लॉर्ड होल्डिंग के समय की बात करें हम तो इसमें क्या हुआ था, नर बलि का दमन किया गया था। यानी नर बलि जो थे, यानी मानव की जो आप कह सकते हैं बलि दी जाती थी, उस पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। यानी यहां पर आप बोल सकते हैं, देखिए इस प्रकार से मानव की बलि दी जाती थी। यानी देवी देवताओं को खुश करने के लिए यहां पर मानव की आप कह सकते बलि चढ़ाई जाती थी। ये बहुत ही कुप्रथा थी, बहुत बुरी प्रथा थी, लेकिन लॉर्ड होल्डिंग ने क्या कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर लॉर्ड डलहौजी से संबंधित, लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था। इसके दौरान अगर बात करें तो कौन सा युद्ध हुआ, तो आप बोल सकते हैं दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। कब से कब तक हुआ, 1848 से 1849 के बीच। यानी आप कह सकते हैं 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और इस आंग्ल सिख युद्ध के दौरान किस किस ने भाग लिया, बोल सकते हैं अंग्रेजों ने, और बोल सकते हैं आप यहां पर राजा जो दिलीप जो थे उन्होंने भाग लिया। राजा जो दिलीप थे उन्होंने क्या किया, यहां पर भाग लिया। और इस युद्ध के अंदर जो पहले युद्ध लड़ा गया था 1849 ईस्वी में, उसका नाम था चिलियाना, चिलियाना का युद्ध। और चिलियाना का जो युद्ध लड़ा गया था वो कमांडर गफ और राजा दिलीप सिंह के बीच लड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला। और इसके बाद फिर आप बोल सकते हैं दिसंबर 1849 ईस्वी को ही, दिसंबर 1849 ईस्वी को ही चिनाब नदी के तट पर फिर युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में आप कह सकते हैं सिख बुरी तरह से हार गए। और हारने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने इस पंजाब राज्य को किस में मिला लिया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। और इसी दौरान राजा दिलीप सिंह से कोहिनूर का हीरा छीन करके अंग्रेज आप कह सकते हैं लंदन ले गए या इंग्लैंड ले गए। कोहिनूर हीरे के बारे में मैंने पूरी स्टोरी आप कह सकते हैं जब हमने आंग्ल सिख युद्धों के बारे में पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताई थी। जैसा मैं दोबारा बता देता हूं कि कोहिनूर का हीरा जो था आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खानों से निकाला गया। निकालने के बाद आप बोल सकते हैं यहाँ पर फिर ये आप कह सकते हैं गया हुमायूं के पास, हुमायूं के बाद गया फिर आप बोल सकते हैं मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के पास। और मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच एक करनाल का युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में। और उस युद्ध में मोहम्मद शाह हार गए थे। और हारने के बाद नादिर शाह इसको अपने साथ ले गया। और साथ ले जाने के बाद आप कह सकते हैं इसका जो सेनापति था उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। उस अहमद शाह अब्दाली को कोहिनूर का हीरा दे दिया। अहमद शाह अब्दाली ने अपने बेटे शाहू शुजा को दे दिया। और शाहू शुजा ने फिर वो जो कोहिनूर का हीरा था महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। और महाराजा रणजीत सिंह ने फिर ये कोहिनूर का हीरा अपने बेटे दिलीप सिंह को दे दिया। और दिलीप सिंह से फिर कौन छीन कर लेके गए, अंग्रेज। और बाद में ही पंजाब राज्य को किसमें मिला लिया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कुछ इस तरह की बातें कोहिनूर हीरे से संबंधित हैं। और इनमें से जो कोहिनूर हीरे की सारी बातें मैंने आपको बताई, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, इस लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल के दौरान हड़प्पन नीति चलाई या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति चलाई, या बोल सकते हैं हड़प्पन नीति चलाई। कब चलाई, 1848 ईस्वी में। इसमें क्या होता था, अगर किसी भी राजा का अपना कोई पुत्र नहीं होता, यदि किसी भी राजा का अपना कोई सगा पुत्र नहीं होता तो उसे आप कह सकते जीत करके उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। और यहाँ पर सबसे पहले की अगर बात करें, हड़प्पन नीति के द्वारा किस राज्य को या किस क्षेत्र को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया, 1848 में किसको मिलाया गया, सतारा को मिलाया गया। इसी प्रकार जैतपुर और संबलपुर को कब मिलाया गया, 1849 में मिलाया गया। और 1849 में ही किसको मिलाया गया था, पंजाब राज्य को भी अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें 1852 ईस्वी को, 1852 ईस्वी को आप बोल सकते हैं उदयपुर को भी अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। और 1853 ईस्वी में झांसी की जो रानी थी या रानी लक्ष्मीबाई जो थी उसके राज्य को भी क्या कर लिया गया, इस हड़प्पन नीति के द्वारा अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। नागपुर को कब मिलाया गया, 1854 में। और अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके, अवध पर भी क्या किया गया, कुशासन का आरोप लगा करके अवध राज्य को भी क्या कर लिया गया, आप कह सकते हैं हड़प्पन नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया।
इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर देखिए, ये दूसरा अंगल सिख युद्ध का कुछ दृश्य यहां पर दिखाया गया है, या बोल सकते हैं व्यगत सिद्धांत, या आप कह सकते हैं लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प्पन नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति के बारे में बताया गया है। यानी ये लॉर्ड डलहौजी का आप एक फोटो देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, 1852 ईस्वी में जो सिक्किम जो राज्य है या सिक्किम जो क्षेत्र था, उस पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ बुरे व्यवहार का आरोप लगा करके उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कब मिला लिया गया? 1852 ईस्वी में। 1852 ईस्वी में ही लॉर्ड डलहौजी ने एक इनाम कमीशन शुरू किया, इनाम कमीशन शुरू किया। और इस कमीशन के तहत क्या था कि इस कमीशन के तहत क्या था कि जितने भी आप कह सकते हैं जमींदार जो थे, वो जो आप कह सकते हैं भूमि का कर नहीं देते थे, तो उनका भूमि के कर से संबंधित सर्वेक्षण करवा करके उन्हें क्या कर लिया गया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। यानी जिसने भूमि का कर नहीं दिया उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और उस दौरान लगभग 35 जागीरों पर क्या किया गया, सर्वे किया गया, जिसमें से 20 जागीरें जो थी आप कह सकते हैं भूमि कर रहित पाई और उनको क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति, बंगाल के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी किसके समय में हुई, आप बोल सकते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई। और लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय जो था कलकत्ता से कहां पर स्थापित कर लिया, आप कह सकते हैं मेरठ में स्थापित कर लिया। यानी पहले जो आप कह सकते हैं तोपखाने का जो मुख्यालय था वो पहले कहां पर था, कलकत्ता में था, और बाद में कहां पर स्थापित कर लिया, मेरठ में स्थापित कर लिया, जो कहां पर है, यूपी में है। इसने सेना का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया, शिमला के अंदर स्थापित किया। और शिमला को ही भारत की क्या बना दिया गया, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी। यहां पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों के समय में या लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी, तो आप बोल सकते हैं शिमला। लेकिन अंग्रेजों के समय में ही अगर प्रथम राजधानी की बात की जाए तो कौन सी थी, कलकत्ता। बाद में इसको चेंज किया गया और चेंज करने के बाद इसको कहां रखा गया, बोल सकते हैं दिल्ली। यानी बाद में इसे कहां बनाया गया, दिल्ली के अंदर बनाया गया। और वर्तमान समय भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली बोल सकते हैं। यानी आप यहां पर यह कह सकते हैं कि अंग्रेजों के समय भारत की राजधानी पहले क्या थी, कलकत्ता थी। बाद में बंगाल विभाजन के दौरान यानी 1911 ईस्वी में जब लॉर्ड पंचम और जो आप कह सकते हैं एक मैरी नाम की महारानी अपने इंडिया में आई, तो उस दौरान यहां पर सबसे पहले उन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदल करके आप कह सकते हैं दिल्ली स्थापित की। इसके पीछे उद्देश्य भी था क्योंकि यहां पर अंग्रेजों ने बताया कि प्रशासनिक सुविधाएं अच्छे ढंग से नहीं मिल रही हैं, इसलिए यहां पर इसको आप कह सकते राजधानी दिल्ली बनाया गया। लेकिन बाद में 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन के दौरान भारत की राजधानी दिल्ली से बदल करके अब क्या बना दी गई, नई दिल्ली बना दी गई। तो यहां पर आप कह सकते हैं ये सब बातें किसके समय में हुई, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई। यानी भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी, शिमला। और या आप कह सकते हैं लोग बंगाल विभाजन हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर सेना का मुख्यालय कहां पर बनाया, शिमला के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर लॉर्ड डलहौजी ने ही अपने शासनकाल के दौरान भारत के अंदर जितने भी बंदरगाहें थी, भारत के अंदर जितने भी बंदरगाहें थी, उन बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए खोल दिया गया है। यानी भारत के अंदर जितनी बड़ी बड़ी बंदरगाहें थी उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए खोल दिया गया। और इसके बाद जो भी जीटी रोड जो था उसका क्या करवाया गया, पुनर्निर्माण करवाया गया। यानी ग्रांड ट्रंक रोड जो था उसका क्या करवा दिया इन्होंने, पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू किया गया। ये वुड डिस्पैच क्या था, ये शिक्षा संबंधी आप बोल सकते हैं शिक्षा संबंधी एक अधिकार पत्र था। यानी शिक्षा में सुधार लाने के लिए 1854 ईस्वी में उन्होंने क्या स्थापित किया, वुड डिस्पैच लागू किया गया। इसके बारे में आप कुछ बातें और भी देख सकते हैं कि सर चार्ल्स वुड जो नियंत्रण बोर्ड जो था उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। जो सर चार्ल्स वुड जो थे वो क्या थे, नियंत्रण बोर्ड के क्या थे, उस समय अध्यक्ष थे।
1853 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट के पुनर्निर्माण के साथ, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर जो था उसके तहत उसका क्या किया गया, पुनर्निर्माण किया गया। और निर्माण करने के साथ एक शिक्षा नीति की व्याख्या की आवश्यकता हुई, और उस व्याख्या में क्या किया गया, आप कह सकते हैं एक घोषणा की गई कि सरकार पर प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक की उचित शिक्षा दी जाए या उचित शिक्षा की योजना बनाई जाए। ये सब बातें आप कह सकते हैं जो आप वुड का जो घोषणा पत्र था उसमें लिखी हुई हैं, और इसे भारत का क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, इसी दौरान 1854 ईस्वी में ही शिक्षा विभाग की स्थापना भी की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1854 ईस्वी में ही वुड डिस्पैच लागू किया गया, जो शिक्षा संबंधी एक सुधार था या शिक्षा में सुधार लाने के लिए किया गया। और इसी दौरान 1854 में क्या किया गया, शिक्षा विभाग की स्थापना भी की गई। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो था रुड़की में वो किसके समय में स्थापित किया गया, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय में ही स्थापित किया गया। प्रथम टेलीग्राफ लाइन किसके समय में हुई, आप बोल सकते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई। कब हुई, 1853 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आप कह सकते हैं लागू किया गया। 1854 ईस्वी में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट की स्थापना की गई, जिसके तहत पूरे आप कह सकते हैं पूरे देश के अंदर या पूरे आप बोल सकते हैं देश के अंदर 2 पैसे में पूरे देश में आप कह सकते हैं पोस्ट की जा सकती थी, यानी आप कह सकते हैं डाक भेजी जा सकती थी। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर ये लॉर्ड डलहौजी हैं, और इस लॉर्ड डलहौजी को ही रेलवे का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। और भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी वो किसके समय में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कहां से कहां तक, आप बोल सकते हैं मुंबई से थाने के बीच में चली थी, आप कह सकते हैं। और उस समय किस कंपनी के तहत इस रेलवे का निर्माण किया गया था, तो उसका नाम क्या था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी। यानी उस समय जो कंपनी आई थी उसका नाम क्या था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी। यानी यहां पर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो बोल सकते हैं लॉर्ड डलहौजी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो मुंबई से लेकर के थाने के बीच चलाई गई थी। और कितने किलोमीटर चलाई गई, तो आप बोल सकते हैं 34 किलोमीटर चलाई गई। अगर पूछा जाए इस रेलगाड़ी का नाम क्या था, तो उस रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर बात करते हैं भारत के वायसराय, यानी भारत के वायसराय से संबंधित। और पहले वायसराय जो कौन बने, वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। यानी यहां पर भारत के गवर्नर जनरल से जो भारत में जो गवर्नर जनरल का जो पद था, उस पद से आप बोल सकते हैं बदल करके नया पद लेके आए, और उसको क्या नाम दिया गया, भारत के वायसराय या भारत का वायसराय। और पहला आप बोल सकते हैं वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग। इनका टाइम क्या था, 1856 से 1862 ईस्वी। अगर यहां पर हम बात करें इसी लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 का क्या हुआ, विद्रोह हुआ। विद्रोह का मतलब होता है आप कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा होना, और एक होता है विरोध। विरोध क्या होता है, शांतिपूर्ण रूप से भी किया जा सकता है। तो 1857 की क्रांति क्या थी, एक विद्रोह थी। मैंने यहां पर पूरा का पूरा 1857 की क्रांति संबंधित आप कह सकते हैं लेक्चर रखा है इसमें, तो आप उसको देख सकते हैं। और जितना भी मैंने 1857 की क्रांति के बारे में बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, कई बार यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहां पर उसको बोल सकते हैं कमल और रोटी। कमल और रोटी क्या है, 1857 की क्रांति का प्रतीक है। जो भी क्रांतिकारी होता उसे कमल दिया जाता था,
और एक गांव के चौकीदार के द्वारा एक रोटी दूसरे गांव में पहुंचाई जाती थी, जिससे ये पता लगता था क्या है, जिससे ये पता लगता था कि ये क्या है, क्रांतिकारी है। इसके बाद अगर हम बात करें 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले सैनिक का नाम क्या था, तो मंगल पांडे, और अंतिम शहीद होने वाले का नाम क्या था, तात्या टोपे। दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसी लॉर्ड कैनिंग के समय में ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन भारत आया। यानी ब्रिटिश अर्थशास्त्री कौन था, विल्सन जो था, ये क्या आया, भारत आया। और इसने क्या बताया, 500 रुपए से अधिक आय होने पर, 500 रुपए से अधिक आय होने पर उस पर क्या लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया। यानी यहां पर निर्यात के लिए जो टैक्स लगाया वो कितने प्रतिशत लगाया, आप कह सकते हैं 4%। और आयात की अगर बात करें तो उस पर लगाया गया 10%। यानी जो दूसरे देशों से सामान मंगवाया जाता है तो उसके ऊपर 10% आप कह सकते हैं टैक्स लगेगा, और जो अपने देश से दूसरे देश में भेजा जाएगा तो उसके लिए कितने प्रतिशत टैक्स देना होगा, आप बोल सकते हैं 4% टैक्स देना होगा। और ये सब बातें किसने बताई, आप कह सकते हैं जॉन विल्सन ने बताई, जो उस समय क्या थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। और उन्होंने 500 रुपए से अधिक जो आय करता है उस पर क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। इसी के समय में 1861 ईस्वी में 3 जगहों पर हाई कोर्ट स्थापित किए गए, यानी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया। यानी 1861 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया, और यहां पर 3 जगह पर हाई कोर्ट स्थापित किए गए, बोल सकते हैं बंबई, कलकत्ता और मद्रास। यानी यहां पर 3 जगहों पर क्या बनाए गए, हाई कोर्ट बनाए गए। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट अगर बात करें हम कौन सा होगा, तो आप बोल सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। और सबसे छोटा अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो कौन सा होगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट। यहां पर आप देख सकते हैं ये मुंबई हाई कोर्ट है, ये आप कह सकते हैं इलाहाबाद मुंबई कलकत्ता हाई कोर्ट, और ये बोल सकते हैं आप मद्रास हाई कोर्ट। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 ईस्वी में 3 जगहों पर आप कह सकते हैं विश्वविद्यालय खोले गए। 3 जगहों पर क्या बनाए गए, विश्वविद्यालय बनाए गए, आप बोल सकते हैं बंबई, कलकत्ता और मद्रास। यहां पर क्या बनाए गए, हाई कोर्ट स्थापित किए गए। एक मिनट, यहां हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि 1861 अधिनियम में जो आप कह सकते हैं 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे, यानी इंडियन हाई कोर्ट जो एक्ट पारित किया गया था तो उसके अंतर्गत 3 हाई कोर्ट स्थापित किए थे, बंबई, उसके बाद इलाहाबाद, और एक बोल सकते हैं जी आप कलकत्ता। यहां पर आप बोल सकते हैं मद्रास नहीं होगा, यानी पहला बोल सकते हैं मुंबई, उसके बाद इलाहाबाद, और उसके बाद क्या होगा, कलकत्ता। मद्रास नहीं होगा। और सबसे बड़ा मैंने आपको बताया इलाहाबाद, और सबसे छोटा हाई कोर्ट बताया मैंने आपको गुवाहाटी। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1861 का जो अधिनियम था उसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना गया। और भारतीय परिषद अधिनियम नियम के नाम से जानने के बाद ये जितनी भी अधिनियम से संबंधित बातें थी, जैसे हम बात करते हैं यहां पर, जैसे विकेंद्रीकरण किया गया, यानी एक आप कह सकते हैं संगठित रूप तैयार किया गया, यानी मुंबई और कलकत्ता के अंदर सारे, मुंबई और मद्रास के अंदर ही क्या किए गए, सारे के सारे कार्य करने शुरू कर दिए गए। क्राउन की आप कह सकते हैं प्रतिनिधि, या क्राउन का जो प्रतिनिधि है वो किसे बनाया गया, वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। और भारत का सचिव और भारतीय परिषद के अंदर जो सदस्य रखे गए उनकी संख्या कितनी थी, 15 थी। प्रांतीय विधानसभा का निर्माण किया गया, जिसमें 1862 में बंगाल में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में, और पंजाब में कहां पर 1887 ईस्वी में। यानी 1861 का जो अधिनियम था या भारत शासन अधिनियम जो था उसके अंदर प्रांतीय विधानसभाओं का निर्माण किया गया, जो बंगाल में स्थापित हुई 1862 में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में, और पंजाब में 1887 ईस्वी में। विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य बनाए गए, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव इसमें मुख्य रूप से शामिल थे। और इसी
1861 अधिनियम के तहत वहां पर आप बोल सकते हैं जो गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने का फरमान भी, अध्यादेश जारी करने का प्रावधान भी दे दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, इसी के समय में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया कब? 1856 ईस्वी में। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह किसने शुरू किया, तो आप बोल सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। इसी के तहत बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1861 अधिनियम के तहत ही आप बोल सकते हैं इंडियन पेनल कोड शुरू किया गया, यानी आप बोल सकते हैं आईपीएस, इंडियन पेनल कोड जो है इसको शुरू किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया था मुंबई, इलाहाबाद और कलकत्ता का ये हाई कोर्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद इंडियन पेनल कोड जो था इसी के समय में शुरू किया गया। इसके बाद हड़प्पन नीति जो थी मैंने आपको बताई थी कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की, और यहां पर समाप्त किसने किया, तो आप बोल सकते हैं उसको समाप्त करने वाले जो आप बोल सकते हैं लॉर्ड कैनिंग ने क्या कर दिया, उसको आप कह सकते हैं जो हड़प्पन नीति जो थी उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई जिसका नाम क्या था, आप बोल सकते हैं हड़प्पन की नीति। और जो हड़प्पन की नीति जो थी उसको समाप्त किसने किया, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर लॉर्ड मेयो से संबंधित। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक था। इस लॉर्ड मेयो के समय में क्या हुआ, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हुई, यानी पूरे पैसे का जो लेन देन जो था एक ही जगह पर किया गया, यानी आप बोल सकते हैं उसका विकेंद्रीकरण किया गया। इसी के समय में कृषि विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई, और इसी के समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का विभाग की स्थापना की गई। इसके समय में क्या किया गया, कृषि विभाग की स्थापना हुई, और इसी के समय में आप बोल सकते हैं भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण किया गया। और भारत में प्रथम नियमित जनगणना, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की अगर बात करें हम, तो यहां पर सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो किसके समय में हुई थी, 1872 ईस्वी में। किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन ये नियमित नहीं थी, ये आप कह सकते हैं 1 साल बाद 2 साल बाद हो जाती थी। लेकिन यहां पर अगर बात करें भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुई, तो आप बोल सकते हैं 1881 ईस्वी में। और किसके समय में हुई, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड रिपन के समय में हुई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले जनगणना किसके समय में शुरू हुई, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई। और भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसके समय में हुई, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई। कब हुई, 1881 ईस्वी में। इसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड मेयो के समय में ही एक पंजाब के अंदर कुक्का विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ, कुक्का विद्रोह हुआ। कब हुआ, 1872 ईस्वी में। यानी इस दौरान क्या हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा बहुत से गौ कत्ल खाने शुरू किए गए थे, यानी गौओं को मारा जाता था। और उनके ऊपर यहाँ पर जो राम सिंह जो थे उन्होंने इनके ऊपर क्या कर दिया, धावा बोल दिया, यानी उनको धावा बोल करके उन गोरक्षकों को क्या कर दिया था, मुक्त करवा दिया था। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर बहुत से सिख लोग जो थे या सरदार लोग जो लोग थे वो मारे गए। और मारे जाने के बाद यहाँ पर जो विद्रोह हुआ, या आप कह सकते हैं जो लड़ाई लड़ी गई, उसको क्या नाम दिया गया था, कुक्का विद्रोह या कुक्का लड़ाई कहा गया। और इसके अंदर जिसमें तोपों से कितने गोभक्त उड़ाए गए थे, तो आप बोल सकते हैं 57 उड़ाए गए थे। इसी के समय में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी महाराजाओं के जो बच्चे पढ़ते थे या राजा महाराजाओं के जो बच्चे पढ़ते थे वो लॉर्ड मेयो के समय में किस कॉलेज में पढ़ते थे, तो मेयो कॉलेज में पढ़ते थे। तो आप ये मेयो कॉलेज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं शेयर करें। जितनी भी अभी तक मैंने वीडियो बनाई हैं आधुनिक भारत के ऊपर, वो सारे की सारी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं होता या आप